हाँ विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक चर्चा कर ली थी? ये सारे जो बालू का स्तूप है वो कंप्लीट कर लिया था, और कुछ जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं या थार का मरुस्थल जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप हेडिंग डालो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आपसे पूछा जाए कि जितने भी बालू का स्तूप हमने पढ़े, तो सर्वाधिक मात्रा में बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? देखो, सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं, ज्यादा मात्रा में। अगर हम देखें, अभी इसने एक सवाल किया है कि सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो फिर आपको आंसर क्या करना है? जोधपुर करना है। अगला फैक्ट लिखो, सभी प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक मात्रा में जोधपुर में पाए जाते हैं। मतलब बालू का स्तूपों का विस्तार देखें तो सबसे ज्यादा जैसलमेर, लेकिन अलग अलग टाइप के जो बालू का स्तूपों की संख्या के अनुसार देखें तो ज्यादातर बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जो स्तूप बालू का स्तूप है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर में। एक छोटा सा पॉइंट आप ऐसे लिख ले, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च क्या है? ये शायद किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च। अब वैसे तो देखो, एक सामान्य शब्दावली में इसको हम सीखना चाहे तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। आर एस मेंस जैसे एग्जाम में पूछ लिया गया है इसके बारे में। रेगिस्तान के मार्च से क्या समझते हैं आप? 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। देखो, रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। समझ गए? अब मेरा सवाल यह है कि रेगिस्तान का जो मार्च हो रहा है, यानी कि रेगिस्तान जो आगे बढ़ रहा है, वो कौन सी दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? है? यूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, पश्चिम, और ये पूर्व। तो ये इस दिशा में बढ़ रहा है। इस दिशा में बढ़ने के पीछे कारण ये है कि बीच में क्या आ गई? अरावली आ गई, नहीं तो ये बढ़ता यूं। तो अब यूं बढ़ रहा है, और यूं बढ़ रहा है तो उत्तर अरावली जो क्षेत्र है वो कटापटा क्षेत्र है, फिर यहाँ से निकल के इधर आ रहा है, इधर से घेर रहा है, डी अलवर वगैरह, दो सा तक पहुंच गया झारखंड है, इधर भी आ गया, जयपुर का थोड़ा बहुत टच कर लिया इसने, और आने वाले समय इधर से घूम के यूं आ जाएगा। इसके क्या दिक्कत है? हम तो बच जाएंगे, हमारा तो पहाड़ आ जाता है बीच में इधर। यहाँ क्यों बढ़ रहा है? हवाएं चलती है ना, हवाओं के साथ। नहीं, उससे मतलब नहीं, बीच में अरावली वाला क्षेत्र आ गया, ऊंचा क्षेत्र आ गया, जैसे इधर से हवाएं आ रही थी ना, वो टकरा के फिर इधर चल जाती है हवाएं। हालांकि ऊपर भी हवाएं चलती रहती है, लेकिन वायु इतना ऊपर तक नहीं जा पाती। जो वायु के जो कण है ना, वो नीचे तक ही रह जाते हैं। तो इसके सारे सारे तो जमने लग गए वो, जो भी ये अरावली पर्वतमाला है, इसके सारे सारे जो क्षेत्र है उसमें आपको पता है इसका विकास हो गया धीरे धीरे मरुस्थल का।
हालांकि अरावली के नीचे भी जो क्षेत्र है उसमें भी काफी सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो पहले उनको रोकने की कोशिश की जा रही उधर ही। और सर्वाधिक जो इसका रेगिस्तान का मार्च हो रहा है वो जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम है नाचना गांव। नाचना गांव में सर्वाधिक मात्रा में रेगिस्तान का मार्च हो रहा है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में उधर से बढ़ रहा है वो क्या। और सबसे ज्यादा जो इनको बढ़ाने में योगदान है वो किस टाइप के बालू का स्तूपों का है? बरखान। कौन सा? बरखान बालू का स्तूप। एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होते रहते हैं वो। हाँ, अर्धचंद्राकार होता है ना, लिखा है ना, मैंने पढ़ा है ना। पहले बरखान में अगला पहले पहली लाइन यही लिखाई है, अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं ये। आप लोग शायद लेट आए थे। लिख लिया रेगिस्तान के मार्च में क्या लिखा आपने? लिखो। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। और बरखान बालू का स्तूप है ना, वो मुख्य रूप से योगदान दे रहे हैं इसमें। मुख्य योगदान कौन से बालू का स्तूप दे रहे हैं इसको बढ़ने में? बरखान बालू का स्तूप योगदान है इनका। देखिएगा, बरखान बालू का स्तूपों का मुख्य योगदान है। दो तीन पॉइंट लिखा रहा हूं, इसके बारे में याद होने चाहिए सारे। अगला फैक्ट लिखो। अब देखो, रेगिस्तान का जो मार्च हो रहा है उसका सर्वाधिक राजस्थान में कौन सी जगह पर हमें उदाहरण देखने को मिलता है? नाचना गांव में। तो सर्वाधिक रेगिस्तान का मार्च कहां पर हो रहा है? नाचना गांव में। कहां पर है? नाचना गांव। और नाचना गांव कहां पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है विद्यार्थी। जैसलमेर में सर्वाधिक इसका विस्तार हो रहा है। देख लिया। तो अन्य शब्दावली पढ़ रहे हैं हम, अन्य फैक्ट ही पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जाए आगोर क्या है? आगोर क्या है? बताओ बहन जी। पहले ज्योग्राफी पढ़ी आपने? है? एक ही नाम है, आगोरी। लिखिएगा। प्राचीन समय में या प्राचीन काल में, प्राचीन समय में घर में उपयोग लेने हेतु जल के टांके बनाए जाते थे। जल के टांके बनाए जाते थे। उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? आगूर कहते हैं। कुल मिला के पानी का टांका है ये। लिख लिया। इनसेलबर्ग क्या है? इनसेलबर्ग क्या है? इनसेलबर्ग बताओ क्या है? नहीं आता? लिखो। रेगिस्तान में आप कभी गए होंगे, तो रेगिस्तान में कई आपने, नहीं पानी नहीं, ऐसी चट्टानें देखी होगी। चट्टान दिख जा, ऐसी चट्टान देखी होगी दूर से, देखी होगी ना। उसको क्या कहते हैं? इनसेलबर्ग कहते हैं। लिखिएगा। ये रेगिस्तानी चट्टान की एक आकृति है। ये रेगिस्तान में पाई जाने वाली चट्टान की एक आकृति
होती है। अब आपने स्थानीय भाषा में तो क्या बोलते हैं इसको, पर्वत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम तो इसको, पर्वत है साहब, ये तो डूंगर कह दो, कुछ भी कह दो, पर्वत कहते हैं। लेकिन जर्मन भाषा में इसको इंसेलबर्ग कहते हैं। तो इंसेलबर्ग कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है, जाना जर्मन भाषा का शब्द है। लिख लो, इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा में ऐसे पर्वत को, ऐसी चट्टान को क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। लिख लिया। लिखो इर्ग, इर्ग इर्ग, इर्ग, छोटा ही रहने देना, इर्ग। इर्ग क्या है, नहीं, पूरा रेतीला मरुस्थल, रेत ही रेत हो चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं, इर्ग कहते हैं। लिखो, रेतीले मरुस्थल को, पूरे रेतीले मरुस्थल को इर्ग कहते हैं। लिख लिया इर्ग। अब लिखो आप हमाद या मादा, माद या हमादा। देखो, मरुस्थल का ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः पथरीला हो, उसको क्या कहते हैं। लिखो, मरुस्थल का ऐसा क्षेत्र जो पूर्णतः पथरीला हो, रेत वगैरह नहीं पाई जाती है ना, पूर्णतः पथरीला हो, उसे हमाद या हमादा कहते हैं। लिख लिया, समझ में आ गया। हमादा क्या है, कुछ शब्दावली है, इनको समझा देता हूं। इर्ग लिख लिया। आपसे पूछा जाए रेग क्या, रेग, रेग या रेंग, रेग या रेंग। तो देखो, इसमें रेत भी पाई जाती है और कंकड़ पत्थर भी पाए जाते हैं ना। कंकड़ पत्थर वाला जो मरुस्थल होता है, मतलब मिक्स वाला, उसको क्या बोलते हैं, रेग कहते हैं या रेंग कहते हैं। लिखो, मिश्रित मरुस्थल को रेग कहते हैं, और ब्रैकेट में किसका मिश्रण, रेत और पत्थरों का, रेत और कंकड़ पत्थर लिख सकते हैं ना, रेत प्लस कंकड़ पत्थर। लिख लिया, धोरे, धोरे, धोरा होता है ना, रेत का धोरा। धोरा, धोरा क्या होता है, हाँ लिखो, रेत के बड़े बड़े बालू का स्तूपों को धोरा कहते हैं। एक कई बार मारोड़ी में बोलते हैं मार धोरा, मारा धोरा, कुछ ऐसा शब्दावली है, धोरा शब्दावली। अरे नहीं, वो धोरा वो अलग है, वो तो चलो रेत को ही कहते ही है, तो सही है, आप रेत, यहाँ तो रेत ही लिखना है। वो मेरे धोरा नहीं बोला, मतलब वो मेरे पक्ष में नहीं बोला, ऐसा कुछ, धोरा का मतलब पक्ष भी होता है कुछ ऐसा। मारे धोरे मतलब, वो तो बोल दिया ना, मेरे पक्ष में नहीं बोला वो, तो ऐसा धोरे सब, हाँ, कहीं ना कहीं सुना है धोरे सब। लिख लिया। हाँ, तो यहाँ दोहरे का मतलब जो साथ में बैठते हैं उसका मतलब नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ दोहरे का मतलब क्या है, रेत के बड़े बड़े टीले। हाँ, तो दोहरे तो लिखा है मैंने। नहीं, वो दोहरा तो फिलहाल अलग है, दोहरा का मतलब तो एक प्रकार से कहीं का भ्रमण करना होता है, दौरा होता है, दौरा। अरे मुख्यमंत्री पुष्कर दौरे पर आए या भ्रमण पे आए, नहीं आते क्या दौरा। चलो कोई बात नहीं, तुम बढ़ो अभी आगे, तुम्हें तो बातें लगा लो बस। लिखो, दरियन, दरियन, दरियन। बताओ दरियन क्या है। लिखो,
बालू का स्तूपों का स्थानांतरित होना धैर्यन कहलाता है। बालू का स्तूपों का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? धैर्यन कहलाता है। बालू का स्तूपों का स्थानांतरित होना धैर्यन कहलाता है। लिख लिया? इसके अलावा धैर्यन और किसको कहते हैं? जैसलमेर में जो लहरदार बालू का स्तूप पाए जाते हैं ना, उसको भी क्या कहते हैं? धैर्यन कहते हैं। अगला लिख लो ओब्लिक करके। जैसलमेर में रेतीली बलुई मिट्टी से निर्मित, जैसलमेर में रेतीली बलुई मिट्टी से निर्मित लहरदार स्थलाकृतियों को स्थानीय भाषा में धैर्यन कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? धैर्यन। अरे बालू के जो टीले हैं ना वहां पर, उनको क्या कहते हैं वो लोग? धैर्यन कहते हैं। और एक धैर्यन मैंने बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना भी क्या कहलाता है? धैर्यन कहलाता है। जबकि साहित्यिक भाषा में उन्हें टीले या धोरे कहते हैं। रेत का जो टीला है ना, या रेत का जो धोरा है, इसको स्थानीय भाषा में वहां के लोग, जैसलमेर के आसपास के लोग क्या कहते हैं? धैर्यन कहते हैं। और इस धैर्यन का मतलब एक और बताया मैंने आपको, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना भी क्या कहलाता है? धैर्यन कहलाता है। समझ गए? मर हो क्या है? मर हो, मरो मर हो। ये मरो नहीं है, मर हो है। क्या है? मर हो। हाँ खुशबू बहन जी, मर हो क्या है? नहीं आता। प्रियंका बहन जी, हाँ पीछे तीनों। वस्तु है, वेरी गुड हाँ तो मर हो क्या है? एक, हाँ पानी एकत्रित होता है वहां पर। लिखो, बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि पाई जाती, जैसे इधर बालू का स्तूप, इधर बालू का स्तूप, बीच में जो जगह पाई जाती है वहां पे पानी एकत्रित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मरहो कहते हैं। बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि पर वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, जिसे मरहो कहते हैं। लिखो पेडिमेंट, या गिरिपद भी कहते हैं इसको। पेडिमेंट क्या है? पर्वत के नीचे बालू रेत जो एकत्रित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। देखो, पर्वत के नीचे बालू रेत का एकत्रित होना ही पेडिमेंट कहलाता है। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो पीवणा, पीवणा क्या है? कहाँ पे पीवणा? लिख लिया? पीवणा क्या है? पीवणा कई लोग पावना समझ लेते हैं, पावना नहीं बोल रहा हूं मैं, पीवणा। पीवणा का मतलब क्या है? ये सांप की एक प्रजाति है। लिखो, यह है एक सांप की प्रजाति है। और पावना सांप नहीं होता, ध्यान रखना। पावना का
पेड़ इतना पवित्र माना गया है कि ससुराल में अगर पाहुणा आता रहे ना, तो उस ससुराल में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ? है हमारे फूफा जी आते हैं, एक ही फूफा जी है। और आपको पता है फूफा जी तो हमेशा ही रूठते रहते हैं। फूफा जी तो मैं भी लगता हूँ कहीं का एक दिन मेरे पास फोन आया, फूफा जी नमस्ते। मैंने कहा कौन? फिर बताया किसी ने अपना परिचय दिया। मैं तो खुद ही सोच रहा इसने कौन सा शब्द बोल दिया। पहली बार अगर आपको कोई फूफा जी गए तो कैसा लगेगा आपको? चलो लिखो, क्या लिखा है? लिखो, यह है राष्ट्रीय मरु उद्यान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान मुख्य रूप से कहाँ है? जैसलमेर, और जैसलमेर बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है, लेकिन आप जैसलमेर लिख लें। मुख्य रूप से जैसलमेर में पाया जाता है। पीले टाइप का रंग होता है इसका ना, पीत टाइप का रंग होता है। कलर लिख लो इसका, रंग रेत के समान, पीत, पीत रंग का। और ब्रैकेट में लिख लेना रेतीले रंग का। रेत में छुपा रहता है, पता ही नहीं लगता। अब कई बार मूवी में वगैरह दिखाते हैं तो यूं कोई चलता रहता है पैर में खा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे ये खाता नहीं है, डंक नहीं मारता है। ये सूंघ, मतलब अपना रात के समय क्या होता है, जैसे आप सो रहे हो तो आपकी सांस को खींचता है और फिर आपको मार देता है। देखिएगा, ये एक जहरीला सांप है। यह एक जहरीला सांप है जो कि डंक नहीं मारता, बल्कि सोते हुए व्यक्ति की सांस को पीकर, श्वास को पीकर मारता है। अरे कुछ ही नहीं, जैसे मेरी बात सुनो, आप सांस ले रहे हो तो ये जहर छोड़ता रहता है, आपके अंदर चल जाएगा वो जहर धीरे धीरे। और देखो प्रैक्टिकल तो मैंने कभी देखा नहीं है, ऐसा सुना ही है, केवल किताबों में पढ़ा ही है, के अनुसार ही बता रहा हूँ। और आप सो रहे हो ना, वहां भी निकल जाएगा ये। अब रेत में तो कहाँ सोएंगे, रेत में सोएंगे। अब कई लोग घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? रेत के टीलों में घूमने जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां, ध्यान रखना। श्वास को पीकर मारता है। अरे पीने का मतलब जैसे भी सूंघता है, कहता है, मार देता है, कुल मिला के बात ये। लिख लिया? एक विद्यार्थी, यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम लिख लो आप, सम गांव। हाँ, सम गांव, सम तहसील। यहाँ पे बिल्कुल वनस्पति नहीं पाई जाती है, वनस्पति रहित क्षेत्र है। देखिएगा, सम गांव, सम गांव। सम गांव कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में, जो कि वनस्पति रहित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? वनस्पति रहित क्षेत्र है। बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वहां पर रेत के क्या पाए जाते हैं? टीले पाए जाते हैं, और वो भी स्थायी नहीं, अस्थायी पाए जाते हैं। तो कहाँ से वनस्पति उगेगी वहां पर? और यहाँ पे आपको पता है एक आकल गांव, एक फॉसिल पार्क भी है, ये रहा। अलग से लिखो, आकल गांव, हेडिंग डालो छोटा सा, आकल गांव, आकल गांव। लिखिएगा, यह गांव जैसलमेर जिले में, कहाँ पर है ये? जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान के पास ही स्थित है। जहां पर आकलवुड फॉसिल पार्क भी बना हुआ है, जहां पर आकलवुड फॉसिल पार्क भी बना हुआ है।
कहते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर इस क्षेत्र में जो ये लकड़ी मिली ना, ये लकड़ी की ध्यान रखना, ये 18 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितनी है? 18 करोड़ वर्ष पुरानी। और लोग बाग इन लकड़ियों को उठा उठा के ले जा रहे हैं अभी। कोई संरक्षण नहीं कर रहा है इनका, यहाँ पर कोई चौकीदार नहीं है वहां पे। देखिएगा इस पार्क में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, जो कि विश्व के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष है। विश्व की सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष कहाँ मिले हैं? जैसलमेर में मिले हैं, आकलवुड फॉसिल पार्क में मिले हैं, जो कि आकल गांव में है, जैसलमेर में। आपको पता है यहाँ पे एक गांव भी है, चांदन गांव। चांदन गांव देखो, चांदन गांव देखो। इस गांव का मूल नाम चौहान था। इस गांव का मूल नाम क्या था? चौहान गांव था। क्या नाम था? चौहान गांव था। यहां पर एक चंदन नामक नलकूप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चंदन नलकूप लगा। नलकूप किसको कहते हैं? ट्यूबवेल को। हाँ, ट्यूबवेल लगी हुई, कुल मिला के बात यही है। यहाँ पे चंदन नामक क्या लगी हुई है? नलकूप लगा हुआ है, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा थार का घड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को कहते हैं। कहां पर है? चांदन गांव, जैसलमेर में। आपसे पूछा जाए थार का घड़ा किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को कहते हैं। कहां पर है? चांदन गांव में। चांदन गांव ना मिले तो कौन सा गांव? चौहान गांव। और ये कौन से जिले में पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। लिख लिया? कितने बज गए विद्यार्थियों? 11 बज गए फिक्स? ठीक है। बाकी और अभी तक फैक्ट हुए नहीं अपने, और भी बच रहे हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू विद्यार्थियों।